कल के जबरदस्त कमजोरी भरे सेशन के बाद आज का ट्रेडिंग सेशन है बेहद अहम, शायद इस महीने का सबसे इंपॉर्टेंट दिन। आज है वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का दिन। हल्की मजबूती के साथ शुरुआत के हैं संकेत, रिकवरी तो होगी, लेकिन होगी कितनी और होगी कितनी टिकाऊ भी, यह है बड़ा सवाल। और आज क्लोजिंग कहाँ मिलेगी, इस सब का होगा पूरा का पूरा विश्लेषण। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए, एक्सपायरी का एक्शन पूरा स्क्रीन पर आने वाला है। उन सब की तो बात करनी है अनिल जी, बट सबसे पहले आपको बधाई, हमारी टीम को बधाई। धूम मचा दी सर। बिग इम्पैक्ट अवार्ड में एक और ट्रॉफी जी बिजनेस के नाम। आज की बड़ी बातों में सबसे बड़ी बात ये कि बिग इम्पैक्ट अवार्ड्स जो देश के जाने माने रेडियो एफएम रेडियो चैनल बिग एफएम की तरफ से दिया जाता है, उन्होंने कल देर शाम जी बिजनेस को सम्मानित किया है। और ये सम्मान मिला है इसलिए, और ये सम्मान बेहद खास भी है जी, बेस्ट वेल्थ क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। क्योंकि पिछले साल आपने देखा कि किस तरह से बाजारों में जो रिकवरी आई और उस रिकवरी को हमने सही वक्त पर भांपा, उस तेजी को भांपा। और इस बार पहली बार मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो लगभग 9-10 महीनों की एक तरफा तेजी चली है, उस तेजी में हमने इन्वेस्टर्स को न सिर्फ एंट्री करवाने में मदद की, बल्कि उन्हें रोक के रखा, जल्दी से बेचे ना, जल्दी से निकले ना। और वही एक सबसे बड़ी चीज थी। इस बार जो पैसा बना है लोगों का, वो होल्ड करके बना है। और इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल। तो जिन लोगों ने सोच समझकर सुनकर होल्ड किया, उनकी बड़ी वेल्थ बनी है। और इसीलिए बिग इम्पैक्ट अवार्ड में जी बिजनेस को, आपके चहते चैनल को ये अवार्ड मिला है। तो बिग इम्पैक्ट का भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस अवार्ड के लिए। और आपको, हमारी पूरी टीम को, हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सारे पैनल एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत बधाई दी। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत बधाई आपको भी। आपकी लीडरशिप में इतना बड़ा कमाल किया है जी बिजनेस ने। और वेल्थ क्रिएटर अवार्ड, ये बड़ा सम्मान हमें आते हुए दिखाए। इस तरह का अवार्ड पहली बार ही मिला है, वेल्थ क्रिएटर अवार्ड। तो अच्छी बात है कि हिंदुस्तान के बाजारों में जो तेजी चल रही है, उस तेजी में हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स अगर पैसा बना रहे हैं। और पिछले एक साल में कई बार ऐसे मौके आए जब लोगों का कॉन्फिडेंस हिलता हुआ दिखा है कि अब क्या होगा, बेच दें। 2 दिन बाजार में, अभी भी 2 दिन से यही मूव हो रहा है लोगों का, उसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन तभी हमारी जो हैंड होल्डिंग है वो काम आती कि नहीं। हम कॉन्फिडेंस देखते हैं कि डरिए घबराइए मत। और आप देख सकते हैं कि अब तक वो कॉन्फिडेंस जो मिला है लोगों को, वो बहुत काम आता हुआ दिखा है, पैसा बना है। सो इसलिए मेरे ख्याल से इस बार पहली बार इतना सस्टेनेबल, लंबा, नीट एंड क्लीन बुल रन बना है बाजार में, जिसमें रिटेल के पैसे बने। तो इसलिए ये जो वेल्थ क्रिएशन का जो पूरा माहौल चल रहा है, उसमें हमारे निवेशक भी भागीदारी ले रहे हैं। अच्छा लगता है एब्सोल्युटली सर। तो वेल्थ क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और आप सबको भी इसकी बहुत बहुत बधाई। आइए फोकस करते हैं आज के एक्शन पर भी। जैसे अनिल जी ने एक हिंट तो दे दिया हम क्या बात करने वाले हैं। पहले बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं सुबह सुबह? ट्रिगर्स 25 पॉइंट नीचे डाउ बंद हुए हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अच्छी बात है कि रिकवरी के साथ दिन के ऊंचे स्तर पर जाकर बंद होते हुए दिखे। नैस्डैक उम्मीद के मुताबिक 70-80 पॉइंट कमजोर रहा है। तो अमेरिकी बाजारों से कोई खास संकेत नहीं है, मिले जुले संकेत है। निफ्टी 50 में श्रीराम फाइनेंस की हमारी उम्मीद के मुताबिक एंट्री होती दिखी है और यूपीएल हुआ है बार। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी कुछ इंटरेस्टिंग नाम आए, उन पर आज एक्शन बनता हुआ दिखेगा। एफआईएस की तरफ से लगातार तीसरे दिन बिकवाली के आंकड़े आते दिखे। लगभग 1900 करोड़ की कैश मार्केट में उनकी बिकवाली है, लेकिन सामने घरेलू फंड भी डटकर कर रहे हैं मुकाबला। और बिटकॉइन, दीप जब से हमने रील डाली है तब से बिटकॉइन रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी तेजी बिटकॉइन में बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 महीने में पहली बार बिटकॉइन 64,000 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो बिटकॉइन में एक तरफा और नॉन स्टॉप तेजी इस वक्त बनती हुई दिख रही है। जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है। एब्सोल्युटली। और मुझे याद है कल आपने रील भी इस पर डाली थी, जो क्रिप्टो करेंसीज में एक्शन हो रहा है। लंबे समय बाद यहाँ पर तेजी लौटी है, चलिए उस पर भी रखेंगे नजर। तो बाजार में काफी इंटरेस्टिंग एक्शन हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में भी, हमारे मार्केट्स में भी। आज हमारी मंथली एक्सपायरी भी है, इस पर अनिल जी की राय लेनी है। बट सर उससे पहले कल की जो गिरावट है उस पर आपका व्यू लेना चाहूंगा। और एक्सपायरी से पहले चलिए इंडेक्स और एफएनओ स्टॉक्स में आपको मूवमेंट आया, वो एक्सपेक्टेड है। बट 2-2% जो हमारे मिड और स्मॉल कैप्स गिरे हैं, ये क्या हुआ कल, जरा ये पहले बताइए सर। 2 चीजें हैं दीप। पहली बात तो कितना गिरा है, दूसरी बात क्यों गिरा है, और तीसरी बात आगे क्या। राइट। तो पहले तो सबसे पहले ये बता दूं कि जिन लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, मिड कैप स्मॉल कैप बड़े खराब हो गए हैं, ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो पहले बता दूं लाइफ टाइम हाई से स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ 5% घटा है। सिर्फ 5%, बहुत ज्यादा नहीं। लाइफ टाइम से मिड कैप इंडेक्स 3.4%, यानी कि सिर्फ 3.5% घटा है। अब इतने बार एक टाइम तो 15-20 दिन तक इन्होंने लगातार लाइफ हाई बनाए। राइट। अगर उसमें 5% की गिरावट अगर आपको बहुत ज्यादा दिखती है तो फिर थोड़ा सा
चिंता की बात है, क्योंकि इतनी एक तरफा तेजी के बाद 4-5% की गिरावट कोई बहुत बड़ी गिरावट है नहीं। True. ठीक है, ये तो निफ्टी में हो जाए, Yes. मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में तो ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत। तो पहली चीज तो ये कि गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपको ये लगता है बहुत ज्यादा घट गए तो फिर कहीं न कहीं आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को पहचानने में गलती कर रहे हैं। राइट। हमेशा बढ़ने में आगे रहेंगे तेजी के मार्केट में, घटने में भी आगे रहेंगे। बढ़ेंगे भी ज्यादा लार्ज कैप्स के मुकाबले, घटेंगे भी ज्यादा। क्लियर है? Clear है। नंबर ये तो कितने गिरे हैं। अब क्यों गिरे हैं? अब क्यों गिरने के कुछ मल्टीपल रीजंस है जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि और ये कारण मैं इसलिए भी लेके आया हूं जबकि कई सारे लोग बार बार लगातार कल की गिरावट के बाद, अरे यार मिड कैप की तो हालत खराब हो गई, तेजी खत्म हो गई, अब बिल्कुल टॉप बन गया, वापस भाव नहीं आएंगे, मतलब ये वाली जो फीलिंग आने लगती है। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार आपको कारण बता दूं और उसके बाद बताऊंगा कि आगे क्या कारण क्या है। पहला कारण तो ये कि एमफी की तरफ से एक लेटर गया है म्यूचुअल फंड्स को, और उन्होंने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में आपका जो फंड फ्लो है उसको थोड़ा धीमा करिए, Right. पैसा कम लीजिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि थोड़ा जरूरत से ज्यादा पैसा वहां पर आ रहा है। एंट्री तो इजी है, कभी बेचने की जरूरत पड़ गई, समझिए आपके फंड का 10% रिडम्पशन आ गया, तो आप बेचेंगे कब और किसको? राइट। ये सेबी के निर्देश पे एमफी ने लेटर लिखा, तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा हाथ रोका है खरीदने का। हाथ रोका है कि भाई हम पैसा भी कम चाहते हैं इन्वेस्टर से और हम भी कम थोड़ा लगाएंगे। Right. ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ म्यूचुअल फंड ने कहा भाई स्मॉल कैप फंड्स जो हमारे हैं, उन स्मॉल कैप फंड्स में हमें थोड़ा पैसा लिमिटेड चाहिए, या हम एप्लीकेशंस को लिमिट कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं थोड़े समय के लिए, या फिर हम अमाउंट लिमिट कर देंगे कि भाई आप एक बार में 50,000 1 लाख से ज्यादा नहीं लगाएंगे राइट। स्मॉल कैप में। ये दूसरी चीज थी। तीसरी चीज जो है कि लिक्विडिटी के लिहाज से और वेटेज के लिहाज से अब फंड्स को लार्ज कैप्स थोड़े से ज्यादा पसंद आ रहे हैं, विच इज फेयर, गलत नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के वैल्यूएशन जो हिस्टोरिकल एवरेज है उससे थोड़े से महंगे हुए हैं। कोई अनाप शनाप ऐसे महंगे नहीं कि आप बिल्कुल चिंता करें कि बहुत जरूर से जाएगा। स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले 9 महीनों की ईपीएस पे 28 टाइम ट्रेड कर रहा है, 5 सालों की एवरेज 25 टाइम की है, तो थोड़े से हल्के से महंगे, लेकिन वो पास वाले फ्यूचर वाले वैल्यूएशन नहीं है। अगर आप फ्यूचर वैल्यूएशन देखेंगे अगले 1 साल के, तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी महंगे नहीं दिखेंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स आमतौर पर 32 टाइम पर ट्रेड, अभी 32 टाइम पर ट्रेड कर रहा है, आमतौर पर 28 टाइम ट्रेड करता है। सो पास वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़े महंगे दिख रहे हैं, लेकिन आपको जीडीपी ग्रोथ और आगे के आउटलुक को देखते हुए फ्यूचर वैल्यूएशन लेने पड़ते हैं, क्योंकि हर कोई फंड अगर खरीद रहा है, हर कोई इन्वेस्टर आगे खरीद रहा है, तो अगले 1 से 3 साल की कहानी लेकर खरीद रहा है। तो उस लिहाज से देखेंगे तो अभी भी बहुत महंगे नहीं है, लेकिन पास वैल्यूएशन के हिसाब से आपको थोड़े महंगे दिखे। अब 2 कारण बहुत इंटरेस्टिंग है जिसकी वजह से, पहला कायदे से देखा जाए तो 3 ही कारण है। पहला म्यूचुअल फंड की तरफ से, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स आ गए। दूसरा कारण अब जो है वो आप आ रहे हैं मार्च के नजदीक। यस। वैसे भी मार्च में फंडिंग के इश्यूज आते हैं, बैंक्स की तरफ से देख लें, ब्रोकर्स की तरफ से देख लें, मार्जिन फंडिंग वाले देख लें, और प्लस ट्रेडर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स जो इन म्यूचुअल फंड्स में जो इन मिड कैप्स में पैसा लगाते हैं, वो भी साल के अंत में अपनी पोजीशन कम रखना चाहते हैं। और साल के अंत में हमेशा आमतौर पर सारे जितने फाइनेंसर्स हैं वो अपना फाइनेंस खींचते हैं। यस। और फाइनेंस की जरूरत आपको कोई एसीसी और कोई अल्ट्राटेक खरीदने में नहीं लगती, आपको छोटे स्टॉक खरीदने में लगती। करेक्ट। सो ये एक बड़ा कारण है कि जैसे जैसे मार्च के नजदीक आप पहुंचे, वैसे वैसे लोगों को लग रहा है कि थोड़ा फाइनेंसिंग कम हो सकती है मिड कैप्स को लेकर, मार्जिन फंडिंग कम हो सकती है, और ये जेन्युइन कारण है। कुछ बैंक्स ने भी थोड़ी फंडिंग कम की है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, अनाप शनाप प्रणब को देखते हुए नहीं, हम थोड़ा फंडिंग कम करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है तीसरी, वो है प्रमोटर्स की तरफ से। इस तेजी का फायदा उठाकर प्रमोटर दबा के माल बेच रहे हैं रेगुलरली। रोज कोई न कोई प्रमोटर की तरफ से बड़ी स्टेक आ रही है। अच्छा, एक तो क्या होता है, स्टेक बेचने के पीछे आपके पास सॉलिड कारण हो, कारण ज्यादा नहीं होके ये लग रहा है वैल्यूएशन महंगे है, जो अच्छा भाव है, लोग ले रहे हैं, वर्लपूल जैसा केस देख लीजिए। exactly. तो ये कारण है। तो पहला म्यूचुअल फंड, दूसरा मार्च एंड, और तीसरा प्रमोटर्स की सेलिंग। ये 3 कारण है जो म्यूचुअल फंड, जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को थोड़ा ठंडा किया है, ये गिरावट आई है। समझ गया। तो ये फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कितना गिरे हैं बता दिया, क्यों गिर रहे हैं बता दिया, आगे क्या बताइए? आगे क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे ये है, अगर आपका व्यू 4 हफ्तों से ज्यादा का है, राइट, तो आपको कोई टेंशन नहीं। अच्छा, आप ये मान के चले कि मार्च के महीने तक अगर तेजी आ जाए, बहुत अच्छी बात है, हैव फन, एंजॉय। नहीं आए बड़ी तेजी, तो आप ये समझ के चले अब अगर आप 4 हफ्तों के लिए भी होल्ड नहीं कर सकते, तो आपके लिए समस्या है। राइट।
हो सकता है 5% स्मॉल कैप इंडेक्स और 3.5% मिड कैप इंडेक्स घटने के बाद 2-3-4% की गिरावट हो रहा है, 4-5% स्मॉल कैप इंडेक्स घट जाए, 3-4% मिड कैप इंडेक्स और घट जाए, कोई बड़ी बात नहीं, घट भी सकता है, घटना भी चाहिए। लेकिन आपको ये सोचना है कि क्या मुझे सिर्फ 3-4% के लिए ही ट्राई करना है। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। अब इस इंडेक्स में कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जो ज्यादा घटे और कुछ स्टॉक्स जो कम घटे। फॉर एग्जाम्पल कोई रेलवे, कोई डिफेंस, कोई पीएसयू जो ज्यादा बढ़े हैं, कोई पावर पीएसयू घट भी सकते हैं ज्यादा। जो जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा है, करेक्शन उस प्रोपोर्शन में आएगा। लेकिन आपको इस वक्त प्राइस वाइज एक्शन के बजाय टाइम वाइज एक्शन पे फोकस करना है। और टाइम वाइज एक्शन आपका क्या है कि बॉस मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मार्च तक नहीं देखूंगा। ठीक है, 1 महीना नहीं देखेंगे, सही बात है ना। तो नहीं देखें। सो अगर अब हिंदुस्तान के बाजार 1 महीने की तेजी के लिए नहीं बने। ट्रू। वैसा तो नहीं होता। हाँ, और ये लाइफ हाई जो बना है वापस नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। करेक्ट। इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद 6 महीनों में तेजी का रुझान रहता है, ये आप जानते हैं। लेकिन रोज बढ़े, हर हफ्ते बढ़े, हर महीने बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है। सो अगर आपको महीना भर कोई शांति रखने की आप में ताकत है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। काफी लोग ये सोचते हैं कि अभी बेच दें, वापस ले लेंगे। बहुत स्मार्ट है, अगर इतने स्मार्ट है तो 5% ऊपर ही बेच देते गिरने के पहले। सो ये स्मार्टनेस अपने काम नहीं आती है। प्रॉब्लम क्या है, बेचेंगे टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, फिर वापस खरीदेंगे, नहीं खरीद पाए तो फिर वो मलाल रह जाएगा। सो अगर आप बहुत ही एक्टिवली दिन भर सुबह से 9 से 3:30 तक स्क्रीन के सामने हैं और आप पकड़ रखते हैं, कर सकते हैं 10% के लिए, 5% के लिए एक ट्रेडिंग, तो अलग बात है। अदरवाइज इन्वेस्टर के तौर पर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, मिड कैप स्मॉल कैप में, या आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 50, 60, 70, 80, 100 रुपए का जोमेटो है जी, आ गया 160 से 140 आ जाए, 125 है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, आप होल्ड ही कर रहे हो। हाँ, सो पॉइंट ये है कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है और आपका पर्सपेक्टिव क्या है। लेकिन अगर आपने 160 में जोमेटो लिया तो आपको टेंशन हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल, है ना। सो मेरा ये समझना है कि मिड कैप में, फिर मैं वही लाइन बार बार दोहराऊंगा जो मैंने पिछले 2 दिनों में आपको कई बार बोली है, मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा बनेगा, धीमे बनेगा और थोड़ा बनेगा, अनाप शनाप नहीं बनेगा। आपको टाइम के हिसाब से एडजस्ट है। ये सेंटिमेंटल करेक्शन हो रहा है मिड कैप्स का भी, जो होने दीजिए। बट अदरवाइज अगर जिन लोगों को लगता है कि मिड कैप की तेजी खत्म हो चुकी है, वापस ये भाव कभी नहीं आएंगे, वो ऐसा बिल्कुल भी गलत फहमी नहीं कर रहा है। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, पोजिशनली आप 4 हफ्तों के लिए एक ऐसा ट्रेड ले सकते हैं जहां पर आप एंट्री और एग्जिट परफेक्ट कर सकते हैं, तो जरूर आप पार्ट प्रॉफिट बुक करके वापस एंटर करें। अगर आप वो नहीं कर सकते और आपको लगता है मेरे 6 महीने फर्क नहीं पड़ता, जब वापस इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तब देखूंगा, तो आपको ये सब जो हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बस सिंपल सी चीज है। 3.5% घटा है, घटा क्या, अभी तो और घटेगा और घटना भी चाहिए और घट सकता है। इतने से अगर रोज तेजी देखने की आदत जो पड़ गई है ना, कल मैं शाम को खाना खाने के बाद नीचे वॉक पे था, तो एक लड़का होगा मेरे ख्याल से 28-30 साल का है, तो मुझे ऐसा मतलब देखा, और नेचुरली सूट वूट में तो होते नहीं वो, सर वो आप टीवी एंकर अनिल सिंह भी हैं, उसने वो चेक कर रहा था, कोशिश यूट्यूब खोल रहा था, यही वाले। मैंने कहा हाँ मैं, अरे सर आपने कल बहुत मार्केट का आज बहुत निफ्टी गिरा दिया। आपने गिरा दिया। मैंने कहा हाँ, अगर आप क्रेडिट मुझे दे रहे तो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा भाई साहब 250 पॉइंट में अगर बहुत लगता है तो बहुत तो आपने कभी देखा ही नहीं है। भगवान ने करे देखना पड़े। लेकिन एक्चुअली क्या है कि सब जितने हमारे पिछले 1.5, 2, 2.5, 3 साल में जितने इन्वेस्टर्स आए ना, उनकी मंदी देखने की आदत नहीं है, उन्होंने देखी नहीं है। तो अगर उनके लिए 1% निफ्टी घटना, 3% मिड कैप घटना मंदी लगता है। क्योंकि मतलब मंदी की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। तेजी नहीं होना मंदी हो गई आजकल। जिस दिन ऊपर नहीं है उस दिन खराब है, जिस दिन तेजी नहीं उस दिन मंदी मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। मंदी तो उनको पूछे जिन्होंने 2008 देखा है। करेक्ट, जिन्होंने 2000 देखा है, जिन्होंने 92, 93 देखा है। मंदी तो उसे कहते हैं, ये मंदी थोड़ी है। सो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डरने घबराने की जरूरत नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आप बेटर हैं। शॉर्ट टर्म आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, अगर आप टाइम कर सकते हो तो करें। और जिन लोगों को पैसा लगाना है उनको मार्च का महीना एक मौका देगा। और हम कोशिश कर रहे हैं दीप कि इस बार सैटरडे को भी ट्रेडिंग है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा हम प्रोग्राम, क्योंकि अच्छा भाई बहुत लोगों को पता नहीं है सैटरडे को ट्रेडिंग है, ध्यान में नहीं है लोगों के, निकल गया ध्यान। जरा लाओ चलाओ भाई, लोगों को जगाओ। तो गुरुवार हो गया, कब बताओगे? परसों है। तो हाँ, परसों है। और परसों 9:15 बजे से 10 बजे तक पहले रहेगी आपकी ट्रेडिंग। और 10 से 11:30 बजे तक दीप करेंगे ब्रंच। सैटरडे ब्रंच, एक्सटेंडेड, 1.5 घंटे का ब्रंच हो। और 11:30 से
12:30 तक फिर रहेगी लाइव ट्रेडिंग। तो ये 10 से 11:30 का टाइम है ना, इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बढ़िया करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा प्लान है कि ये म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी जो लोगों को कुछ जानने समझने में इंटरेस्ट है, उस पर कुछ न कुछ करें। कर रहे हैं। हाँ, करने की अच्छा आइडिया है। ताकि क्या है कि है ना, अब सैटरडे ट्रेडिंग है, एक्चुअल ट्रेडिंग सेशन है, मॉक ट्रेडिंग सेशन नहीं है भाइयों, एक्चुअल ट्रेडिंग सेशन है। और फ्राइडे का अमेरिका का मार्केट आपको इम्पैक्ट सैटरडे को दे ही देगा। ये ठीक लाइक जैसे मोटर ट्रेडिंग होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से आप गिन लीजिए। जो प्रॉपर ट्रेडिंग सेशन है तो आपको आना तैयार होकर, और कुछ इंटरेस्टिंग कुछ काम की चीजें। और ये DRS है, डिजास्टर रिकवरी साइट पर ट्रेडिंग होगी, तो उसको लेके हम कुछ ना कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको सैटरडे आराम, बस हाँ ठीक है, घर से आराम से सोफे पे बैठ के एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, देखिए जी बिजनेस के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अब आप, आई एम श्योर, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को लेकर आपके सारे यस क्लैरिटी आ गई। बिल्कुल, बढ़े आगे, देश को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं सर। एक चीज और बात करनी है जी, श्रीराम फाइनेंस। हाँ, बात कर लेते हैं इसकी। बिल्कुल। इस पर मैं बात करूं उससे पहले, कल एग्जैक्टली 24 घंटे पहले हमारी बात हो रही थी इस पर, और एक बड़ी पहले मैं एक बार बता दूं, निफ्टी के इंडेक्स में जो बदलाव हुए वो बता दें कि इंडेक्स में बदलाव वही हुए जो उम्मीद के मुताबिक है। बिल्कुल। हमारी पता नहीं मार्केट में क्यों ये र्यूमर चली कि कोई नॉन FNO स्टॉक भी इंडेक्स में आ सकता है। आमतौर पर ये मीटिंग इस तरह की जो होती है वो इसलिए होती है कि भाई कौन सा स्टॉक अंदर आएगा, कौन सा बाहर जाएगा। लेकिन कल ये भी समझा जा रहा था कि कुछ नियमों को लेकर इस मीटिंग में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ होके आया नहीं है। तो पहली चीज बहुत क्लियर है, उम्मीद के मुताबिक UPL बाहर निकला है, और उम्मीद के मुताबिक श्रीराम फाइनेंस की एंट्री हुई है। और दूसरी चीज, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कुछ इंटरेस्टिंग नाम आए हैं, REC, PFC, अदानी पावर, ये कुछ एक इंटरेस्टिंग नाम है जो जुड़ते हुए दिखे। तो वहाँ पर भी एक्शन, जियो फाइनेंस, IRCT से, तो ये कुछ मिड कैप शेयर हैं जिनमें एक्शन बढ़िया होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए दीप, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप जब भी चाहे स्टॉक ऑफ द डे भी आज यहीं पर आप करवा दें। यहीं पर आप कर दें। चलिए आइए स्टॉक ऑफ द डे से करते हैं शुरुआत। बताएं सर। वही श्रीराम फाइनेंस। बिल्कुल, ऑल टाइम फेवरेट, मेरी मोस्ट फेवरेट NBFC है आज की तारीख में। इसके फ्यूचर्स कैश लेवल लगभग सेम ही हो गए, अब तो आज एक्सपायरी का दिन है माफ कीजिएगा। 2300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है दीप। 2365, 2390 दो छोटे टारगेट हैं, और 2450, 2475 दो बड़े टारगेट। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको करनी है खरीदारी। ओके, ठीक है। श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर खरीदारी करनी है। ऑल टाइम फेवरेट, निफ्टी में इंक्लूड होने जा रहा है। आई एम लविंग इट, और काफी टाइम से यू आर लविंग इट। काफी समय से। हाँ। क्या है कि करेक्शन भी आ गया। यस। और कल आखिरी मिनटों में जिस तरह से तेजी से घटा है, बिल्कुल। कल का चार्ट अगर ला पाए श्रीराम फाइनेंस का, मतलब लोगों को उम्मीद ऐसी थी, उम्मीद क्या थी, आशंका थी, डर था कि ये तो आएगा। जी देखो देखो देखो, एंड में याद है 2:30 बजे 3 बजे के बाद सडन डिप आया। ऐसा क्या है जैसे, मतलब निफ्टी से नहीं, वायदा कारोबार से बाहर निकल रहा है, डीलिस्ट भी होने वाला है। इसलिए हमने कल कहा भी था कि आपको लेना ही है, लेना ही है। इनफैक्ट मैं वही सोच रहा था, व्यूअर्स को एक बार दिखा देते हैं। कल इंटरेस्टिंग आपने इस पर राय दी थी, अगर निफ्टी में आता है तो लेना है, अगर निफ्टी में नहीं आता है तो भी लेना है। और वैसे तो पिछले कुछ महीनों से आपके रेडार पर भी रहा श्रीराम फाइनेंस। एक बार देख लेते हैं क्या कुछ सलाह दी गई है इस पर। मेरा बड़ा फेवरेट है और वो है श्रीराम फाइनेंस। और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में इस साल भी बड़ा मूव आपको आते हुए दिख सकता है। तब से टॉप क्लास ये दिखता है, और इवेंचुअली निफ्टी में आना है इसे। एक तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट श्रीराम फाइनेंस स्टॉक में, आई लाइक इट। मतलब, और जो परफॉर्मेंस है ये क्या कमाल की है। मतलब किसी भी लिहाज से देखें, नंबर अच्छे, अल्टीमेटली इसको निफ्टी में जाना है, पैसिव बाइंग आएगी। ये स्टॉक तो हर 50 रुपये घटे तो 100 रुपये घटे तो आपको पोर्टफोलियो में लेना है। ये स्टॉक मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है, और वो उसकी वजह एक ये कि कंपनी की परफॉर्मेंस, ग्रुप, वो तो अपनी जगह ही है, और दूसरा ये कि वो निफ्टी में आने की संभावना भी थी। समझो अगर निफ्टी में आ गया तो खरीदना है, क्या करना है, पक्का लेना है। लेकिन अगर नियम बदल जाए, नहीं अब ये निफ्टी में नहीं आएगा, कोई और आएगा, तो तब भी लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ नहीं बदलता तो ये निफ्टी में आने लायक है ना, इसका मतलब स्टॉक तो मजबूत है। वन ऑफ द बेस्ट NBFCs अवेलेबल। वन ऑफ द बेस्ट NBFCs अवेलेबल। निफ्टी में आए ना आए, लेने की राय थी, बट अब क्लियरिटी हो गई कि निफ्टी में आ रहा है, और इस पर रखनी है नजर। UPL निफ्टी से बाहर है, श्रीराम फाइनेंस की हो गई है एंट्री। आइए सर, फिर स्टॉक ऑफ द डे से तो हमने शुरुआत कर ली, बट बाजार की स्ट्रैटेजी बताइए, कुछ खास है आज के लिए? खास है, बहुत बिल्कुल खास है। एक्सपायरी के दिन खास नहीं होगा तो भोगा दीप। इस महीने में सबसे 2 इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। एक 1 तारीख जी,
और एक आखिरी तारीख है ना। फरवरी में पहली तारीख को बजट आया बिल्कुल। और आखिरी तारीख को एक्सपायरी है। Yes. तो फरवरी और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आज एक दिन आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, Yes. सैलरी सेम रहेगी। हाँ, मतलब 28 के बजाय 29 दिन भी है। हाँ, एक दिन भी एक्स्ट्रा काम है और हफ्ते में भी एक दिन एक्स्ट्रा, डबल काम आप करवा रहे हैं इस बार पहली बार। ओके, तो एक्सपायरी के दिन रहेगा उतार चढ़ाव। पहले उछाल पर प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना है। 22,000 के लेवल को मेक और ब्रेक माने। 50 पॉइंट बढ़ जाए तब भी तेजी फील न करें, तेजी 22,000 के ऊपर से फील करना शुरू करें। जब तक 22,000 के नीचे है, 40-50 पॉइंट बढ़ भी जाए तब भी आपको ये रहता है कि भाई खतरे के निशान के आसपास ही है ना। तो 22,000 के ऊपर से मार्केट अच्छा होना शुरू होगा। जब तक 22,000 के नीचे अच्छा ना माने, और ये देखिए आप गिफ्ट निफ्टी भी धीमे धीमे ठंडा हो रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में कमजोरी थोड़ी सी ज्यादा है। उससे पहले निफ्टी में अब जो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा दीप, वो है 21,800, 21,875। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो बोलना चाहता हूँ वो ये आज आसानी से नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा? अच्छा, नहीं टूटेगा। ऐसे इतना खराब नहीं कि आप एकदम से मतलब बहुत ही पैनिक में, ये नहीं टूटेगा। ये नहीं टूटेगा। देखो, नहीं टूटना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलने में भी डर लगता है आजकल। क्या है, और कुछ टूटे नहीं टूटा, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। बट मेरा ये समझना है 21,800, 850 की रेंज से हमने एक ब्रेकआउट दिया। पहले जो करेक्शन हुआ था जहाँ 22,297 का हमने निफ्टी पर हाई बनाया था जिस दिन, उस दिन भी लो 21,875 का था। तो ये आप बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में जा रहे हैं। निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के दिन अगर इस रेंज में आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको दो काम करने हैं जी। पहला, शॉर्ट है तो काटना है, और दूसरा अगर है हिम्मत तो थोड़ा सा लॉन्ग भी करना है। लॉन्ग भी करना है। हाँ, ओके। कम करोगे ना तो पैसा बन जाएगा, ज्यादा करोगे नहीं बनेगा। राइट। हाँ, तो इसलिए वो बता रहा हूँ ना, वो ये ज्यादा पैसा बनाने का दिन नहीं, कम पैसा बनाने का टाइम है, सिंगल्स का टाइम। नो सिक्सेस, नो फोर्स। गॉट इट। ये हो गया। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में हल्के ही रहना है अभी भी। और बैंक निफ्टी की कमजोरी अभी भी थोड़ी है, तो बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस आने में शायद वक्त लगे। अब आ जाए या मंथली एक्सपायरी के बाद कहना मुश्किल, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक संकेत नहीं दिए। करेक्शन पूरा करने का संकेत बैंक निफ्टी से ही पहले आएगा, लेकिन वो अब आ जाना है मंथली एक्सपायरी के दिन या एक आध दिन रुकना है, वो देखेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अनाप शनाप खरीदारी अभी नहीं करनी है। उछाल आए तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके वापस से आप खरीदारी करने का मौका देख सकते हैं। सिंपल, ठीक है, गॉट इट सर। अब आज की स्ट्रेटजी, ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है, एफआईज नेगेटिव है, डीआईज पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव है, 4 न्यूट्रल है। मतलब अभी भी कोई नेगेटिव मिला नहीं मुझे, भले एफआईज थोड़ा वो है। हाँ। बस 21,850, 21,900 पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। इसके ठीक नीचे 21,750, 21,800 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 22,000, 22,075 रुकावट का लेवल है, पार करना होगा मुश्किल। इसी रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। गलती से अगर मंथली एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग और डाउ फ्यूचर्स की सेंचुरी, डबल सेंचुरी का अगर सहारा मिल जाए, जो कि लग नहीं रहा, दोनों ही चीज नहीं लग रही, अगर हो जाए तो फिर 22,125, 22,200 आएगा। वहां पर आपको सब कुछ थैंक यू कर देना है और आराम से बैठ जाना है। क्लियर है? क्लियर है। बैंक निफ्टी 45,625, 45,850 बड़ी रेंज दे रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई ढंग की रेंज निकल कर आ नहीं रही। व्हाट टू डू? तो यही वाली है, ये रेंज है पहला सपोर्ट जोन। और नीचे की तरफ इसके 45,375 से 45,525 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटेगा। ऊपर की तरफ कितना जा सकते हैं? 46,175, 46,325 पहली रेंज है जहां पर जाकर रुकेंगे, अटकेंगे, पार करके निकले तो 46,375 से 46,575 ये वो रेंज है जहां आपके पास लॉन्ग पोजीशन पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दम है तो शॉर्ट भी करें। ठीक है सर। एक्सपायरी के दिन एफआईएस की पोजीशनिंग 45% पर है। पुट कॉल रेशियो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल थोड़े ओवरसोल्ड के नजदीक है। मंथली एक्सपायरी भी है, लेट्स सी थोड़ा क्या कुछ होता है। ठीक है। स्टॉप लॉसेस सर कल के लो पर, ओके, उससे थोड़ा नीचे 21,875 जहां से आपने करेक्शन देके 22,300 का हाई बनाया था। इंट्राडे में 21,875 है, क्लोजिंग 21,800। चाहे तो 21,875 भी क्लोजिंग रख सकते हैं, अपनी श्रद्धा पर है, आपको जैसा ठीक लगे। ओके। बैंक निफ्टी कल का लो 45,850, उसके ठीक नीचे 45,800 इंट्राडे क्लोजिंग। सिंपल, ठीक है। शॉर्ट साइड पे थोड़ा मुश्किल था स्टॉप लॉस निकालना। जिनको बिल्कुल छोटा रखना 22,000 पर का रखें, 22,025 का। बाकी ठीक ठाक सा स्टॉप लॉस जो है दीप वो 22,075 का है इंट्राडे के लिए, और क्लोजिंग बेसिस पे 22,225 के पहले स्टॉप लॉस है नहीं, बहुत दूर है। अगर आपको लगे तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं। ठीक है। बैंक निफ्टी 46,350 ये आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे, और क्लोजिंग 46,750 थोड़ा दूर का है, वही हो। चलिए नई पोजीशंस पर आते हैं, फिर बताएं क्या करना है आज के लिए। खरीदना है 21,800, 875 की रेंज में निफ्टी मिले तो यहाँ एक या दो टुकड़ों में खरीदिए। 21,750 का होगा आपका स्टॉप लॉस, 725 का टारगेट। 21,925, 950 दो छोटे टारगेट, 22,000, 22,050 दो मीडियम टारगेट, 22,075 से 22,125 फाइनल टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ठीक है, गॉट इट।
बेचना है 22,000 के आसपास मूड बनाए, जरूरी नहीं वहां बेचे, जितना 22,075 22,125 की रेंज में बेचने की कोशिश करेंगे वो बेहतर है। तो अगर आप मुझे फ्रेंकली पूछे तो मैं 22,050 पे पहला बेचना चाहूंगा और दूसरा 22,125 पे, लेकिन क्या पता 22,000 से घूम जाए तो फिर हम 22,000 पे थोड़ा बेच देंगे और ऊपर में 22,100 125 आएगा तो और बेच के एवरेज कर लेंगे। ये तरीका ठीक रहेगा। उस लिहाज से आपको 22,225 का लगाना है। स्टॉप लॉस टारगेट जो बनेंगे दीप वो 21,950 925 दो छोटे टारगेट, 21,875 850 और 21,800 तक के फाइनल टारगेट के लिए करिएगा। थैंक यू। डन। बैंक निफ्टी खरीदना है 45,525 45,625 के रेंज में खरीदना है। स्टिक स्टॉप लॉस होगा आपका 45,375 का। टारगेट 45,775 850 दो छोटे टारगेट है। 900 975 दो मीडियम टारगेट है। 46,050 46,175 फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिकवाली भी, सॉरी खरीदारी भी। बेचने की तो अब आ रही है। 46,500 के जितना नजदीक बेच पाए उतना बढ़िया। 46,325 पे मूड बनाए, जरूरी नहीं कि आप बेचे, वहां मूड बनाइए और अगर आपको लगे कि वहां पर थोड़ा 46,500 के आसपास भी बेचने के लिए जगह रखे। दो टुकड़ों में बेचना है, उससे कम में नहीं। 46,600 का होगा आपका स्टॉप लॉस। टारगेट जो नीचे के बनेंगे दीप वो होंगे 46,225 46,175 दो छोटे टारगेट हैं। 46,050 45,975 दो मीडियम टारगेट। 45,850 45,775 दो बड़े टारगेट। यहाँ पर करनी है आपको मंदी भी। ओके चलिए, दोनों तरफ के मौके हैं, एक्सपायरी का दिन है, बस फायदा उठाइए इसका। बैन लिस्ट छोटी हो गई है, 3 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए कल, कैनरा, एबी फैशन, जी एंटरटेनमेंट। तो आज बैन में सिर्फ 2 स्टॉक्स आपको दिखेंगे, इंडस टावर और सेल। बाकी कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर? लेवल है ना दीप 22,000। मेक और ब्रेक एक ही है। 22,000 के पुट पर 53 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 1 करोड़ 2 लाख शेयर डबल। तो अगर आप 22,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही आप तेजी गिरिए। 50% बढ़ जाए तो बिल्कुल सोचना ही नहीं, कुछ नहीं बढ़े। सिंपल। तो क्या आपको समझ में आ जाएगा कि मैं तेजी में हूं कि नहीं? गॉट इट। 22,000 क्रॉस करके टिकना चैलेंज है, इसीलिए मैंने बोला कि 22,000 पे भी थोड़ा बेच दीजिए। 22,125 के आसपास थोड़ा और, ठीक है, ये आपके लिए। नीचे कोई सपोर्ट वगैरह के हिसाब से 21,800 पर 58 लाख शेयर है पुट में, वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 22,100 पे और भर के कॉल रेटिंग 1 करोड़ 10 लाख शेयर, ठीक है। ऐसे बेचे हुए कॉल पूछो मन। अब आइए बैंक निफ्टी। क्या कहूं मैं आपको, कोई है ही नहीं लेवल। 46,000 के पुट पर 14 लाख शेयर, 16 लाख शेयर, कॉल्स पे 26 लाख शेयर। सीधा एक लेवल जो ढंग का निकल कर आता है वो है 46,500, जहां पर 38 लाख शेयर कॉल राइटर्स बैठे हैं। वो पार करना मुश्किल होगा। तो ऊपर की तो अपसाइड क्लियर दिख रही है कि 46,500 पार करना मुश्किल होगा। नीचे पुट राइटिंग का कोई खास सपोर्ट है नहीं। ओके चलिए, ये है आपके लिए पूरा एक्शन। अच्छा बाय द वे सर, आज फंड्स के डेटा की हमने बात नहीं की कल। कैश में मैच फॉर मतलब फिगर फॉर फिगर मैच किया है एफआईज और डीआईज ने। 1880 करोड़ की कैश में बिकवाली एफआईज की, 1827 करोड़ के लोकल फंड्स की। मामला बराबरी का। एफएनओ में कोई खास बिकवाली नहीं है। 242 करोड़ के इंडेक्स और 635 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं। हल्की फुल्की बिकवाली एफआईज की तरफ से। लोकल फंड ने अपनी ताकत से खरीदा है। और ग्लोबल मार्केट में अगर हमने डिस्कस नहीं किया तो इसलिए नहीं किया क्योंकि इट्स नॉट वर्थ डिस्कसिंग। नो न्यूज, कुछ भी नहीं है, आया नहीं कुछ। जीडीपी वीडीपी का रिवाइज डेटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कोई एक इंटरेस्टिंग डेटा है मेरे ख्याल से अमेरिका में, आज आएगा वो पर्सनल कंजम्पशन का डेटा आएगा। तो आज देखें थोड़ा कुछ होगा। 2-3 दिन से डाउ थोड़े हल्का नीचे जा रहा है सुस्ती के हिसाब से। तो ग्लोबली ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, आप नहीं फोकस करो बस। ओके चलिए, ये है आपके पूरा एक्शन आज के बाजार का। एक स्टॉक ऑफ द डे श्रीराम फाइनेंस सर ने दे दिया है, एक और आएगा, दूसरा एक और आएगा अभी 9 बजे। हाँ, और आज की लिस्टिंग भी है जीपीटी, उसकी भी बात करेंगे। हाँ तैयारी, चलिए दोनों तैयार है। 9 बजे की अपॉइंटमेंट डन। आइए फिर बात करते हैं कुशल, नुपुर और आशीष के साथ बाकी स्टॉक्स पर खबरें और ट्रिगर्स, साथ ही ब्रोकरेजेस रिपोर्ट डालने के लिए। कुशल मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स खबरें कौन सी लेकर आए हैं? मॉर्निंग दीपा, ट्रिगर्स के लिहाज से ऑफ कोर्स आज हमारा तीसरी तिमाही का जीडीपी आंकड़ा आने वाला है। अनुमान है 6.6% का, तो देखना है फाइनल फिगर क्या आता है। साथ ही मंथली एक्सपायरी तो है ही, और डेल्टा कॉप आज एफएनओ में आखिरी दिन है इसका। साथ ही एमएससीआई के जो बदलाव हैं वो आज की क्लोजिंग से लागू होते हुए दिखेंगे। साथ ही कैश सेगमेंट से राशि पेरिफेरल्स ये अपने नंबर्स घोषित करेगा। कोल इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी आज 1400 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी यहाँ पर करने वाले हैं। साथ ही चीनी और एथनॉल पर आज खाद्य सचिव की अध्यक्षता में इंडस्ट्री की बैठक भी होगी। एथनॉल के लिए अतिरिक्त शुगर डाइवर्जन और चीनी की एमएसपी को बढ़ाने की सिफारिश की यहां पर संभावना होती हुई दिख रही है। जाइडस लाइफ साइंस और कावेरी सीड्स, इन दोनों का बायबैक आज खुलता हुआ दिखेगा। साथ ही कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी आज सेकेंड ट्रांच जो है
क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल का जो ऑक्शन ब्लॉक्स है उस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है शाम 3:30 बजे। आईपीओ के लिहाज से जीपीटी हेल्थकेयर इसकी लिस्टिंग भी होगी और रिकॉर्ड डेट है बजाज ऑटो की जो बाईबैक इन्होंने अनाउंस किया था, और सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी होने की संभावना जताई जा रही है। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और खबरें आज की। नूपुर बताएं आप और कौन सी खबरें लेकर आई हैं? बिल्कुल, प्लेटिनम इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत करते हैं। आईपीओ के मार्केट में आज इसका दूसरा दिन, आज ये बंद होते हुए दिखेगा। दूसरा दिन करीबन 22 गुना ये आईपीओ भरते हुए दिखा है। रिटेल में 25 गुना, एनआईएम में 42 टाइम्स, क्यूआईबी में देखें तो 9% का सब्सक्रिप्शन अब तक आते हुए दिखा है। एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स, ये भी आईपीओ आज बंद हो जाएगा। अब तक करीबन 28 गुना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आते हुए नजर आया है। रिटेल में 65 गुना, एनआईएम में 55 गुना और क्यूआईबी में देखें तो 5 गुना का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। लेकिन आज मुक्ता प्रोटीन्स का आईपीओ ओपन होगा। 4 मार्च तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। प्राइस बैंड 26 से 28 रुपए। इशू साइज 224 करोड़ का है और एंटायरली फ्रेश इशू है। एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए कंपनी ने 67 करोड़ रुपीस जुटाए हैं। ओएफएस में अपडेट है आंध्रा सीमेंट का, जहाँ पे रिटेल पोर्शन करीबन 28% सब्सक्राइब हुआ है। नॉन रिटेल में 4.25 गुना का सब्सक्रिप्शन आपको दिखेगा और टोटल इसके हिसाब से होता है 4.25 गुना का सब्सक्रिप्शन। इंडिकेटिव प्राइस 105 रुपये की थी, मौजूदा भाव 102 रुपये और फ्लोर प्राइस 90 रुपये के आसपास इस ओएफएस को लाया गया है। रिजल्ट्स के लिहाज से केएसबी लिमिटेड, जहां पे ऑपरेशनली वीक कम नतीजे आए हैं कंपनी की तरफ से, कंपनी की आय में देखें तो 15% की बढ़त आपको दिखेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 5% से बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन्स 16% से घट के 13% के रह गए और उसी अकॉर्डिंगली प्रॉफिट देखें तो 2% की गिरावट आपको यहाँ पे नजर आएगी। खबरों में एनएसई में जो बदलाव हुए 28 मार्च से बदलाव लागू हो जाएंगे, जिसमें यूपीएल की जगह श्रीराम फाइनेंस आ चुका है। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो यहाँ पे अदानी पावर, आईआरसीटीसी, जियो फाइनेंशियल, पीएफसी, आरईसी इंक्लूड होते हुए दिखे और एक्सक्लूजन में आपको नजर आएंगे अदानी विल्मा, मुथूट फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, पीएनजी हेल्थ। इसके अलावा निफ्टी 100 में भी आपको अदानी पावर, आईआरसीटीसी, जियो फाइनेंशियल, पीएफसी, आरईसी जैसे नाम अंदर आते हुए दिखे। तो काफ़ी सारे नाम है निफ्टी के एडजस्टमेंट में जो 28 मार्च से ये बदलाव लागू हो जाएंगे। ओके, ये है आपके लिए कुछ और खबरें जहां पर एक्शन दिखेगा। कुशल बताएं फाइनल सेट ऑफ खबरें आपके पास। बिल्कुल दीप, फाइनल सेट ऑफ खबरों में कोल इंडिया, बीएचईएल फोकस में रहने वाले हैं। यहाँ पर हमारी खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। कोल टू केमिकल बिजनेस के लिए जो बीएचईएल और कोल इंडिया है, ये साथ मिलकर जॉइंट वेंचर का इन्होंने गठन किया है और इस जॉइंट वेंचर में 51% हिस्सेदारी कोल इंडिया और 49% बीएचईएल की रहने वाली है। बीएचईएल के साथ मिलकर अमोनियम नाइट्रेट प्लांट जो है ये लगाते हुए दिखेंगे। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा। रिलायंस, वायाकॉम 18 और डिज्नी के बीच यहाँ पर स्ट्रेटेजिक करार हो चुका है। जेवी में वायाकॉम 18 और स्टार इंडिया का कारोबार होगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज जेवी में करीबन 11,500 करोड़ रुपए के निवेश करने वाले हैं। इनफैक्ट जेवी की जो कुल मिलाकर वैल्यू है वो 70,352 करोड़ रुपए की होती हुई दिखेगी। तो ये अपडेट है। साथ ही ब्राइटकॉम यहाँ पर फोकस कर चलिए। सेबी की ब्राइटकॉम ग्रुप पर कन्फर्मेटरी ऑर्डर आ गया है, जहाँ पर एम सुरेश कुमार रेड्डी सहित 23 पर कन्फर्मेटरी ऑर्डर पास किया गया है। साथ ही स्वान एनर्जी, यहाँ पर क्यूआईपी का इशू प्राइस तय कर लिया गया इनकी बोर्ड बैठक में 670 रुपये प्रति शेयर पर यहाँ पर क्यूआईपी फिक्स किया गया है और कुल मिलाकर जो इनका कल क्यूआईपी बंद हुआ है, क्यूआईपी के जरिए लगभग 3300 करोड़ रुपए ये जुटाते हुए नजर आएंगे। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, यहाँ पर बोर्ड से 71 करोड़ रुपए फंड जुटाने को मंजूरी मिल गई है। प्रमोटर और नॉन प्रमोटर को 4.2 लाख वारंट्स जारी होते हुए दिखेंगे 1700 रुपये प्रति वारंट के प्राइस पर। और यहाँ पर कंपनी जो है फिटिंग प्लांट्स लगाती हुई दिखेगी, आगे चलकर उसमें मदद मिलेगी और अगले चरण के ग्रोथ के लिए 175 करोड़ की कैपेक्स का भी इनका प्लान है। और अंत में अल कार्गो लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी को बेचा है और ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट ने यहाँ पर अल कार्गो मल्टी मॉडल के 2.24 करोड़ जो शेयर्स है 100% शेयर बीआरई एशिया अर्बन को करीबन 245 करोड़ रुपए में बेच दिया है। तो ये खबर है अल कार्गो लॉजिस्टिक्स के लिए। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें। आइए ब्रोकरेज पर भी डालते हैं नजर। एफआईआर मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर नजर रखिएगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया है। 2,911 रुपए का भाव चल रहा है, 3,140 रुपए का इन्होंने टारगेट दिया है।
और ये मान रहे हैं कि वाईकॉम 18 के साथ जो ट्रांजैक्शन किया इसके चलते जो रिलायंस के एसओटीपी वैल्यू है इसके हिसाब से 40 रुपये का एडिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है सीएलएसए की तरफ से, जहां पर रेटिंग को कर दिया गया है डाउनग्रेड, यानी पहले खरीदारी की राय थी, अभी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। और टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो 1061 रुपये से बढ़ाकर 1074 रुपये कर दिया है, 958 रुपये का भाव चल रहा है। लेकिन ये मान रहे हैं कि डाउनग्रेड का कारण ये है कि स्टॉक में अगर आप देखें तो रैली काफ़ी बड़ी देखने को मिली है। जेएलआर की रिटेल वॉल्यूम्स में पिछले साल के मुकाबले जनवरी महीने में 14.5% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं जेपी मॉर्गन अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1000 रुपीज़ का टारगेट दिया है और नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 1057 के टारगेट के लिए। श्रीराम फाइनेंस मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 2349 रुपये का भाव, 3000 रुपये का टारगेट है। आईटीसी पर रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया है और टारगेट प्राइस कट किया, लेकिन सिर्फ 10 रुपये से 490 रुपये से घटाकर 480 कर दिया है। स्टॉक चल रहा है तकरीबन 408 रुपये के करीब और ये मान रहे हैं कि Q4 से अगर आप देखें तो सिगरेट वॉल्यूम्स में रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। अंत में इंडसइंड बैंक की रिपोर्ट दिन के दौरान विस्तार से भी बताएंगे। मैनेजमेंट मीट हुई है और उसके बाद रिपोर्ट आई है मैक्वायरी की तरफ से, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1900 रुपये का टारगेट दिया है, 1449 रुपये का भाव चल रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार, देख लेते हैं। कुणाल जी आ चुके हैं राकेश जी के साथ, मतलब अलग अलग आए हैं अभी साथ साथ है। सुमित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग। और इससे पहले कि पिक ऑफ द डे की शुरुआत करें, एक बड़ी खबर पर करते हैं फोकस। इस वक्त जो खबर आती दिख रही है इंडियाबुल हाउसिंग को लेकर, और यहाँ पर इंडियाबुल हाउसिंग के कुछ ऑफिसेज वगैरह पर ईडी की छापेमारी जारी है। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर बताने के लिए सारी डिटेल्स। तरुण गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है डिटेल्स आपके पास? मैं बिग सर गुड मॉर्निंग। मैं बताना चाहूँगा कि इंडियाबुल हाउसिंग और M3M जो नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा रियलिटी प्लेयर है, उन दोनों पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी चल रही है। कल शाम से ये छापेमारी शुरू हुई है और अभी भी ये छापेमारी चल रही है। और PMLA का केस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन दोनों कंपनियों के खिलाफ दायर किया है। उसके बाद से ये छापेमारी डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो मामला है ये गाजियाबाद में शिप्रा मॉल है उसका मामला है। गाजियाबाद पुलिस ने एक FIR EOW ने रजिस्टर की थी और उसके बाद इंडियाबुल हाउसिंग और M3M दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे, जहां से उनको रिलीफ मिली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था और कहा था कि इन्वेस्टिगेशन पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोका जा सकता है। उसके बाद ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पूरे केस को अपने हाथ में लिया और अब कल से एक बड़ी छापेमारी इंडियाबुल हाउसिंग के दिल्ली ऑफिस में और M3M जो गुड़गांव, नोएडा और फरीदाबाद, दिल्ली के अंदर एक बड़ा रियलिटी प्लेयर है, इस पर छापेमारी कर रहे हैं। बड़ी खबर आती हुई दिख रही है नई दिल्ली के ये इंडियाबुल हाउसिंग के ऑफिस पर और M3M रियल्टी, इन दोनों पर छापेमारी चलती हुई दिख रही है। धन्यवाद तरुण। इस खबर पर और अपडेट्स हम आपसे आगे समय समय पर लेते रहेंगे, लेकिन आइए इस वक्त बढ़ते आगे। वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, चाह तो मैं ये रहा था कि मेरा नंबर बाद में आए, बट अगर मैंने देखा अनिल जी कभी दूसरे को पहला मौका दो तो पता नहीं वो नंबर बाद का और बाद में हो जाता है। और बाद में इसलिए चाह रहा था कहीं मैं आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं हूँ। अनिल जी, सेल साइड की पिक निकाल के लाया हूँ। स्टॉक है अशोक लीलैंड, 169 के अराउंड की क्लोजिंग है। सिर्फ आज के लिए इसी महीने में इसी सीरीज में रिजल्ट आए थे, स्टॉक ऊपर गया था, तो लग रहा है लोग ट्रैप्ड हैं। 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग है। 174 का लगाना है स्टॉप लॉस, 162 के टारगेट के लिए। ओनली फॉर इंट्राडे अशोक लीलैंड पे बिकवाली की राय है। ओके, सिर्फ इंट्राडे के लिए बिकवाली करने की राय है अशोक लीलैंड में। बढ़िया भी है, पिक ऑफ द डे दिन के लिए होती है। तो आज के लिए 174 के स्टॉप लॉस से बेचे, 162 के टारगेट के लिए। कुणाल जी सुप्रभात, बनाए सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, बिकवाली की राय है मेरी भी, और यहाँ पर अनिल जी बेचना है लाल पैथलैब को। लाल पैथलैब में बिकवाली की राय है। इसमें एक पैटर्न बना है जिसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं और कल बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है।
तो मेरी राय में उछाल में बेचे। अगर आपको आज कोई अपसाइड मिलता है, शुरुआती ट्रेड में स्टॉक ऊपर खुलता है, तो ऊपर के लेवल्स पर बेचा जाना चाहिए। स्टॉप लॉस रखना है 2360 रुपए पर, 2360 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें। मुझे लगता है कि स्टॉक 2100 तक नीचे फिसल सकता है, हेड एंड शोल्डर का टारगेट ये बनता है, लेकिन हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो है 2250 रुपए का, 2250 का, इवेंचुअल टारगेट 2200 का। तो 2200 के टारगेट के लिए लाल पैथलैब के फ्यूचर्स में उछाल में बिकवाली गिराए। तो 50-2200 दो टारगेट बिकवाली करे डॉक्टर लाल पैथलैब में 2360 के स्टॉप लॉस के साथ। और बंसल जी नाउ नॉट फीलिंग अलोन। बंसल जी हैप्पी। कुणाल जी लाए तो लॉन्ग वाली पिक थी, लेकिन आपको सिर्फ साथ देने के लिए, आपको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए उन्होंने शॉर्ट पिक दी है। नहीं अनिल जी, हम सब लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो कुणाल जी का शुक्रिया। और अनिल जी सेम शुक्रिया मैं जैन साहब से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैन साहब को अक्सर मैं देखता हूँ अनिल जी, अभी भी अपनी जुल्फे संवार रहे थे। अनिल जी, जैन साहब को मेरी राय है, इस तरीके का हेयर ब्रश जो है ना अपनी टेबल पे रखा करें, मतलब कि नंबर 1 बिजनेस चैनल पर, नंबर 1 मतलब कि मोस्ट वॉच बिजनेस सेलिब्रिटी ये लो रखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, मैचिंग वाला एकदम रख लें, ड्रेस की मैचिंग वाला भी है। हाँ मैचिंग। देखो मैं तो बार बार जी मैं भिजवा देता हूँ, जैन साहब के पास एड्रेस दे दें। नहीं, मैं तो ऐसा बार बार ड्रेस की मैचिंग वाले इतने अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने तो उसका डिसीजन सिंपल सा लिया दीप, मैं बाल के कलर की मैचिंग वाला रख लेता हूँ। तो रोज कॉम का कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बढ़िया है। तो कुणाल जी की राय डॉक्टर लाल पैथलैब में बिकवाली की। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है, स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कॉम के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 1910 के आसपास टाटा कॉम में खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 1870 1875 के पास है, तो 1870 के स्टॉप लॉस से टाटा कॉम में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में यहाँ से जो टारगेट देखने को मिल सकता है 1950 से लेके 1970 रुपए तक के लेवल आज और आने वाले 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करके चलना है टाटा कॉम। ओके, टाटा कॉम में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए आती हुई। आइए, तैयार है हमारे साथ जैन साहब भी। जैन साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज साथ में दे रहा हूं, सबका ही दे रहा हूं, क्योंकि बाकी लोगों ने बिकवाली की राय दी है। मेरे पास ज्यादा खरीदारी की राय नहीं है। जनरली जब मैं पिक्स ऑफ द डे, पिक्स ऑफ द वीक मंडे मॉर्निंग शो में आता हूं तो बहुत सारे स्टॉक्स देता हूं, आज कम है। और दूसरा ये कि मैं हेयर ब्रश यूज नहीं करता, मैं इसलिए मैं कंघा रखता हूं, साथ में साइड में पड़ा है, तो राकेश जी को मैं दिखा भी दिया था। और हाँ, ब्लू कलर आज ब्लू मैचिंग के साथ। बट एनीवे सर, हेलो हेलो, हाँ जैन साहब आपकी आवाज आ रही है। जी जी बताएं। तो मेरा आज ऐसा लगता है कि देखिए डिफेंसिव स्टॉक्स चल सकते हैं, डिफेंस वाले नहीं, डिफेंसिव्स, क्योंकि ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे HUL है, देखा जाए तो बहुत ही कम परफॉर्म किया और ओवरऑल सारे मार्केट्स के साथ थोड़ा अंडर परफॉर्म ही किया था। तो आई थिंक जब लास्ट में कल बंद होते होते थोड़ी बहुत यहाँ पे तेजी दिखी थी, तो मुझे लगता है कि HUL कैन बी ए सेफर बेट बिकॉज डाउनसाइड रिस्क नहीं है। और दूसरा डाबर इंडिया, यहाँ पे भी डाउनसाइड रिस्क कम लगती है और यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। सो बेसिकली FMCG के ये स्टॉक्स है। और एक जो मेरा मेन पिक ऑफ द वीक है वो है प्राइकॉन, PRICOL। इनफैक्ट इत्तेफाक देखिए, मैंने परसों भी एक ऑटो इंसुलरी स्टॉक दिया था FIEM जैन साहब के जेम्स में, कल भी मैंने ऑटो इंसुलरी स्टॉक दिया MM फोर्जिंग्स, और आज भी प्राइकॉल आ रहा है, क्योंकि जो ऑटो के नंबर्स और जो ऑटो के परफॉर्मेंसेस है उन सबको देखते हुए लगता है कि ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स वैल्यूएशंस के लिहाज से भी और ओवरऑल जो टेलविंड्स है इंडस्ट्री की, उन सबको देखते हुए लगता है कि ऑटो इंसुलरीज विल कंटिन्यू डूइंग वेल। सो प्राइकॉल इज वन ऑफ माय पिक्स टुडे। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ बढ़िया पिक्स जैन साहब की तरफ से भी, जहां पर आपको रखनी है नजर। कैश के कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिख भी सकती है। आइए कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं जहां पर आज आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। कई सारे स्टॉक्स हैं कल जहां पर हमने अच्छी खासी मूव देखी है, बट जो बदलाव हुए हैं बाजार में उसका इम्पैक्ट है श्रीराम फाइनेंस पर। तो अनिल जी ने बात करी UPL, जरा इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये स्टॉक पेरेनियल अंडर परफॉर्मर रहा है और अब निफ्टी से बाहर निकलने की भी तैयारी में है। कुणाल जी, कल भी डेज लो पर बंद हुआ था, करीब 2% नीचे UPL, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं सर चार्ट पे।
देखिए बेहद कमजोर चार्ट है दीपांशु, लगातार हम इसकी चर्चा करते आए हैं, सारे सपोर्ट्स टूट गए हैं स्टॉक पर और अभी भी इसमें गिरावट की पूरी संभावना है। जिस प्रकार का चार्ट स्ट्रक्चर है, एक हल्का फुल्का उछाल हमने इस महीने आते हुए देखा, उसके बाद वापस से गिरावट शुरू हुई है। तो मुझे लगता है कि वापस जो भी रिसेंट लोज है वहां तक इसके जाने की संभावना है। तो जिनके पास पोजीशन इसमें शॉर्ट साइड की है बने रहें, नीचे के लेवल्स इसमें मुमकिन है। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 460 रुपए के आसपास नजर आता है, तो 460 मुझे लगता है कि इसकी पहली डेस्टिनेशन हो सकती है। स्टॉप लॉस अगर आपके पास शॉर्ट की पोजीशन है तो जरूर रखना चाहिए और स्टॉप लॉस रखें लगभग 484 का, 484 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट को होल्ड करें, 460 का टारगेट। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए यूपीएल, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर दिख सकता है। आज से निफ्टी से, आज से नहीं, अनाउंसमेंट हो गया, अगले महीने से निफ्टी से बाहर हो जाएगा ये काउंटर, यहां पर रखनी है आपको नजर। मूव केएसबी में आती हुई दिख सकती है, इसके नतीजे आए थे। एक बार जैन साहब, केएसबी पर आपकी राय लेना चाहूंगा। थोड़े कमजोर नतीजे हैं, आय हालांकि 15% जरूर बढ़कर रही है, एबिटा इनका ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, 5.25% की बढ़त है, मार्जिन कम हुए हैं और मुनाफा भी इनका 2% गिर कर आया है। केएसबी, जरा एक बार इस पर राय दें सर अपनी। ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है। पंप्स वाला सेक्टर वैसे ही बढ़िया लगता है और सरकार जिस तरीके से हर घर जल और ये सारी जो स्कीम्स चलाती है और एग्रीकल्चरल जीडीपी अगर बढ़ती है, सबका बेनिफिट ये केएसबी पंप्स को मिलता है। वन ऑफ द लीडर्स इन द सेगमेंट और बहुत ही नीचे के लेवल्स पे हमने चैनल पे, मैंने हो या दूसरे पैनलिस्ट हो, सब ने इस स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है। सर्टेनली रिजल्ट्स मैं ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है तो बहुत ज्यादा मुझे हल्के भी नहीं लग रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है बट, और थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेकर भी ऊपर नीचे होता है, बट टॉप लाइन बढ़ रहा है, ये मेरे लिए ज्यादा प्लस पॉइंट लगता है मुझे। और कुछ अदर इनकम का भी फैक्टर है जो कि इसमें नहीं, थोड़ा सा उसकी वजह से भी एक छोटा सा एक गिरावट नेट प्रॉफिट में दिख रही है और टैक्सेशन को लेकर भी कुछ फर्क आ जाता है। बट मुझे लगता है कि केएसबी पंप जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे, और थोड़ी बहुत अगर करेक्शन आती है तो मुझे लगता है कि 3000 के लेवल्स है जहां पे, मतलब 3000 से 300-400 के लेवल्स है जहां पे एक एंट्री ली जा सकती है। स्टॉक लुक्स गुड टू बी फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये है आपके लिए केएसबी। देखते हैं आज कैसा रिएक्शन आता है। नतीजे कुछ ज्यादा खास थे नहीं इस कंपनी के, बट बड़ा अनाउंसमेंट आया है कोल इंडिया और बीएचईएल। इनफैक्ट जी बिजनेस की खबर पर मुहर भी लगी है। कोल टू केमिकल बिजनेस के लिए दोनों ने एक करार कराया है, जॉइंट वेंचर है। कोल गैसिफिकेशन के जरिए यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट प्लांट लगाया जाएगा, मिलकर अमोनियम नाइट्रेट प्लांट ये लगाने वाले हैं। ये एक बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है। बीएचईएल कल थोड़ा एक्शन में दिखा भी था, हालांकि एंड ऑफ ट्रेड फिर थोड़ी नरमी दिख रही थी। सुमित जी, बीएचईएल जरा एक बार इसकी चार्ट दिखें और बताएं इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। ओवरऑल तो स्ट्रक्चर बढ़िया ही है, ओवरऑल स्टॉक के अंदर मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। सिर्फ लास्ट कुछ दिनों से थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, तो 230 235 ये स्टॉक का इमीडिएट ऊपर में आप हडल मान के चले। 230 235 का लेवल निकलने के बाद 250 प्लस के लेवल आने वाले दिनों में बीएचईएल में देखने को मिल सकते हैं। छोटा मोटा डिप अगर कोई आता है 215 रुपए तक, तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करके चले। एग्जिस्टिंग पोजीशंस अभी भी होल्ड रख के चल सकते हैं और 230 235 का लेवल ब्रेक होने के बाद 250 प्लस के लेवल आने वाले कुछ हफ्तों में बेल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए बीएचईएल देखते हैं इस पर आज कैसा एक्शन रहेगा। बंसल जी, कोल इंडिया जरा एक बार इस चार्ट पर भी अपनी राय दे दें सर। दीपांशु, कोल इंडिया को देखें तो काफी दिनों से स्टॉक जो है ना करेक्शन में चल रहा है, बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है और टेक्निकली नीचे में देखें तो 424 425 एक सपोर्ट है और ऊपर में 447 एक रेजिस्टेंस है। जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें, नई खरीदारी के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक बार यहाँ पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिले, जो ये करेक्शन चल रही है बुल मार्केट करेक्शन, इसके खत्म होने के संकेतों तब खरीदारी की राय होगी। ओके, तो यह है आपके लिए कोल इंडिया, इस पर भी रखने की नजर है आपको। जैन साहब, वीनस पाइप्स कवर करते हैं सर। बोर्ड से 71 करोड़ फंड्स जुटा रही है, प्रमोटर और नॉन प्रमोटर को 4.25 लाख वारंट्स जारी करके फंड्स जुटाए जाएंगे। करीब 1700 के भाव पर वारंट जारी करें तो ऑलमोस्ट करंट मार्केट प्राइस पर ही ये हो रहा है। और फिर केपेक्स संबंधित यहाँ पर कुछ ऐलान भी इनके आए हैं, 175 करोड़ का केपेक्स भी कंपनी लाइनअप कर रही है। राय रखते हैं सर इस कंपनी पे? हाँ देखिए, वैसे मैं काफी निचले लेवल से देख रहा था और मूव बहुत बड़ा आया, तो इसलिए मैंने कभी टीवी पे जिक्र भी नहीं किया और रेकमेंड भी नहीं किया हमारे चैनल पे। तो बस यही है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे महंगा लगता है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस। बट ओवरऑल देखिए स्टॉक ने परफॉर्म किया और ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो है ये बहुत हॉट हो रखा है, स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स वाला। तो मैं बाकी सारे डेवलपमेंट्स देख रहा हूं, बट ओवरऑल
इट इज अ परफॉर्मिंग स्टॉक बट स्टिल रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए हैं, बाकी सारी चीजें बढ़िया। तो वही कहूंगा कि फ्रेश खरीदारी के लिए तो मैं एक बार राय नहीं दूंगा, एंड थोड़ा नीचे आए तो फिर देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, बट एज सच मेरा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बाय और सेल ओपिनियन दोनों पे नहीं है, दोनों से। तो एज सच कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कवरेज नहीं है जैन साहब की, तो देखते हैं वीनस पाइप्स आज कैसा रिएक्ट करेगा। आइए करते हैं अब शुरुआत।